अभी तक जो हमने देखा वो देखा कि भाई इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने देखा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो देख लिया, और उसकी जो जनरल टर्मिनोलॉजी थी, जो शब्दावलियां हैं जो न्यूज में बनी रहती हैं, उसकी बात कर ली थी हमने। ठीक है, तो आज चलते हैं दूसरे नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, नीतियां। है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज, मौद्रिक नीतियां। तो मौद्रिक नीतियों को पढ़ते समय हम इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले हम इसका देखेंगे कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ये बनाई क्यों जाती है। कुछ तो पर्पस रहता होगा ना, कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होता होगा ना किसी चीज का बनाने का, ये देखेंगे। फिर इसको देखेंगे कि आखिर इसको कौन सी संस्था बनाती है या सरकार स्वयं बनाती है, मतलब कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश में मौद्रिक नीतियों को निर्धारण करने की, उसका फॉर्मुलेटिंग करने की, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर तीसरा देखेंगे कि वो कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके द्वारा जो संस्था है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। जैसे आपने देखते ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर दिया है, तो इसमें जो टूल्स हैं, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं उनकी बात करेंगे, और जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, जो मात्रात्मक उपकरण हैं उनकी भी, और जो गुणात्मक उपकरण हैं उनकी भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें मौद्रिक नीतियों के निर्धारण का उद्देश्य की बात करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात देखें तो किसी भी देश में मौद्रिक नीतियों का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करना, सुनिश्चित, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करना, सुनिश्चित करना। दूसरा अगर हम कह सकते हैं कि जो देश की बैंक होती है या जो मौद्रिक नीतियां होती हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, प्राइस स्टेबिलिटी को लाना। प्राइस स्टेबिलिटी को लाना की मतलब कि आज ऐसा ना हो कि ये जो मेरे हाथ में पेन है इसकी प्राइस 100 रुपये है, कल को इसकी प्राइस कितनी हो जाए, 150 हो जाए, 150 हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमी की भाषा में कहें कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल, जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, मतलब उद्देश्य किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज का। फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो मौद्रिक नीतियां जो हैं वो किसी देश में एक्सचेंज रेट को बैलेंस करने के लिए भी क्या किए जाते हैं, प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उसका होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे कि एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अगर हमको $1 बेचना पड़े तो हमको कितने रुपयों की प्राप्ति होगी, क्योंकि डॉलर और रुपये के संबंध में हम कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हमको $1 खरीदना पड़े, बाय करना पड़े, तो हमको कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके क्या है कि जैसे आप देखते हैं ना, कभी डॉलर क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, कभी डॉलर क्या हो जाता है, मंदा हो जाता है, चीप हो जाता है। दोनों के प्रॉफिट भी होते हैं और दोनों के लॉस भी होते हैं। दोनों का मतलब कि अगर डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा है, तो उसको कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, उनको भी देखेंगे आज। फिर दूसरा क्या होता है कि अगर डॉलर सस्ता हो जा रहा है तो उसके भी कुछ प्रॉफिट होते हैं और कुछ लॉसेस होते हैं, उन दोनों को आज देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं एक चीज और, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि ये किसी देश में जो वहां के कंज्यूमर्स हैं या जो वहां के पीपल्स हैं, लोग हैं, उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना है, बैलेंस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज का। मतलब कि अगर किसी देश में, अब मैं ही हूं, अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स बचती रहेंगी तो मैं क्या करूंगा, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सेविंग बढ़ती है तैसे तैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स की।
अब बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन सी संस्था निर्धारण करती है या किसकी जिम्मेदारी है उनको फॉर्मुलेटिंग करना। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण या निर्माण करने की जिम्मेदारी देश की केंद्रीय बैंक की होती है, देश की सेंट्रल बैंक की होती है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं, तो यूएसए में जो सेंट्रल बैंक है वो वहां की कौन सी बैंक है? फेडरल बैंक, है ना, फेडरल बैंक। इसकी रेट होती है फेड रेट, उसको भी बात करेंगे। तो जब वहां की केंद्र बैंक की जिम्मेदारी है तो हमारे यहाँ पर भी केंद्र बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाए और जो उद्देश्य हमने अभी बताए थे उन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने की क्या करे, कोशिश लगातार करता रहे। तो हमारे यहाँ अगर सेंट्रल बैंक के रूप में हम देखते हैं तो एक संस्था है या एक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो भारत में मौद्रिक नीति जारी करने की जिम्मेदारी जो होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो आरबीआई की है कि आरबीआई क्या काम करे, देश में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक्सचेंज रेट को बैलेंस बनाए रखने के लिए और लोगों के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाने के लिए क्या जारी करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी जारी कब की जाती है? तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मतलब अप्रैल मंथ में, ठीक है। अप्रैल मंथ में आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करती है, उनको बनाती है, उनको निर्धारण करती है कि भाई आने वाले जो ये वित्त वर्ष चल रहा है हम इसमें इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें रेट्स ये रहेंगे, जिसमें बेंचमार्क रेट रहते हैं। जैसे रेपो रेट मान लेते हैं 6.5% रहेगी, या रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.5% रहेगी, या 3.35% रहेगी। वो कौन निर्धारण करेगा? आरबीआई निर्धारण करती है, ठीक है। तो जब अप्रैल मंथ में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है अप्रैल मंथ से, तो अप्रैल मंथ में आरबीआई बना देता है मॉनेटरी पॉलिसी और उसको लागू कर देता है। उसके बाद एवरी 2 मंथ पर इनका क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता रहता है। हर 2 महीना पर इनकी समीक्षा की जाती रहती है कि क्या जिस उद्देश्य से आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीतियों का निर्धारण किया था क्या वो उस अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। अगर उस अनुरूप कार्य कर रही है तो इसको यहाँ से कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है या लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या काम कर सकती है कि वो रेपो रेट को बढ़ा देती है, मतलब लोन प्राप्त करना महंगा कर देती है ना, तो रेपो रेट को बढ़ाएगी। इस प्रकार से कहते हैं कि हर 2 महीना पे चेंज करती रहती है, अपने अनुसार उसको चलाती रहती है, क्या करने के लिए? जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए। तो ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने वाली संस्था। फिर हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव्स, अब देखते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं या एक स्टांस देख लेते हैं। स्टांस देखता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करती है तो आरबीआई मुख्यतः 3 प्रकार के स्टांस को अपनाती है। उनकी बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के स्टांस कौन कौन से? स्टांस का मतलब अप्रोच कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। पहला एकोमोडेटिव, ठीक है। सेकंड इज न्यूट्रल एंड थर्ड इज कैलिब्रेटेड, टाइटेनिंग, कैलिब्रेटेड, टाइटेनिंग। अब बात करते हैं एक एक करके। एकोमोडेटिव, क्योंकि अगर आरबीआई कहता है कि हम एकोमोडेशन के तरफ जा रहे हैं या एकोमोडेटिव स्टांस को अपना रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के करते समय, तो सीधा सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं कि आरबीआई किसको ध्यान में रखता है? मेनली ग्रोथ को ध्यान में रखता है, मेनली ग्रोथ को ध्यान में रखता है। मतलब यहाँ पर आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा, सॉरी रेपो रेट को क्या करता है? कम कर देता है।
इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो आप कोविड 19 के दौर में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि उस समय रेपो रेट कितना था, 4% था, लेकिन आज रेपो रेट कितना है, 6% से भी ज्यादा अब रेपो रेट चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उस समय हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही नहीं चाह रहे थे, इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखना चाह रहे थे। हम देख रहे थे कि कैसे न कैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती रहे, हमारी ग्रोथ बनी रहे, क्योंकि जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को तो हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे दूसरे स्टांस को अपनाकर, क्योंकि उस समय सरवाइव करना बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, तो ये हो गया। अगर वो इस फिर उसके बाद में जब आपने देखा सेकंड वेव आ गई, उसके बाद जब सब चीजें समाप्त हो गई तो आरबीआई ने कहा कि हम एक दूसरा स्टांस और देख रहे हैं। दूसरा स्टांस में कौन सा एक शब्द और आया है जो आपने देखा होगा अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे, विड्रॉल विद अकोमोडेशन। विड्रॉल विद अकोमोडेशन, विड्रॉल विद अकोमोडेशन, क्योंकि मैं अकोमोडेशन में है लेकिन वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे रेपो रेट को हम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एकोमोडेटिव स्टांस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो न्यूट्रल स्टांस है, इसमें क्या है कि इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अप्रैल महीने में आरबीआई ने क्या किया, मौद्रिक नीतियों का निर्धारण किया, अगले 2 महीने बाद रिव्यू किया और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, तो हम कहेंगे कि आरबीआई ने अभी कौन सा स्टांस अपनाया है, न्यूट्रल स्टांस अपनाया। या ये कहें कि भाई 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए रेपो रेट एक मतलब कि 6.5% रखी गई थी और 2026 फाइनेंशियल ईयर के भी रेपो रेट कितनी रख दे, 6.5%। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने भाई अपना न्यूट्रल स्टांस अपनाया है। लेकिन न्यूट्रल ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, चर्चा में कौन सा रहता है, अकोमोडेटिव या फिर कैलिब्रेटेड टाइटेनिंग। तो न्यूट्रल भी समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। दूसरा कहते हैं कैलिब्रेटेड टाइटेनिंग। इकोनॉमिक्स ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, टफ बनाया है बुक्स वगैरह उन्हें, और आप लोग एस्पायरेंट हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, रटना स्टार्ट करते हैं। रटने से चीजें समझ में नहीं आएंगी, रटने से आप हिस्ट्री को काबू कर सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी या साइंस टेक या फिर इकोनॉमिक जैसे जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं उन पर आप काबू नहीं पा सकते हैं। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, टाइटनिंग का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, घर में जो फादर लोग होते हैं, पापा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि हाथ को थोड़ा टाइट कर लो, हाथ को थोड़ा टाइट कर लो, मतलब कि अभी समय थोड़ा कठिन है ना। कठिन का मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करना जरूरी हो गया है। तो इसमें कौन सा स्टांस अपनाता है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आती है। तो यहाँ पर लिख देता हूं इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आती है तो इसमें क्या करता है, जो रेपो रेट होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यह आगे समझ में कि भाई अगर रेपो रेट को कम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। अगर हम कहें कि भाई हम रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में सीधा सीधा से एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये कदम उठा रहा है। ठीक है, तो स्टांस आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स हैं उनकी बात करते हैं। टूल्स मतलब उपकरण, कौन कौन से उपकरण यूज करता है। तो आरबीआई मुख्यतः जो नॉर्मल कंडीशन रहती है, जनरल कंडीशन में एक टूल्स है ट्रेडिशनल टूल्स, इनको ही क्या करता है, यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेडिशनल टूल्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो फिर आरबीआई मूव करती है नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ, है ना।
जनरल कंडीशन क्या है कि भाई ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करती है, लेकिन जब ये फेल हो जाते हैं तो आरबीआई शिफ्ट करते हैं नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ शिफ्ट करती है। ठीक है, जो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स है इनको लिख देता हूँ यहाँ, फिर आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। जो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स हैं इसमें सबसे पहले एक टूल्स का आता है हेलीकॉप्टर, होवर, है ना। होवर माने टक करने का, ऊपर से आएगा हेलीकॉप्टर की तरफ और जहां जहां लिक्विडिटी ज्यादा है वहां से उसको क्या करेगा, शक कर लेगा, ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा। मतलब कैसे कि आरबीआई आएगा, जिसके पास मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जीसैक होते हैं वो उनको थमा देगा और वहां से पैसे लेकर चला जाएगा। इस प्रकार मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करता है, कम करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, कि मतलब जब आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है तो आरबीआई क्या करेगा, ऊपर से पैसों को छोड़ देगा मार्केट में। ऊपर से पैसों का मतलब अपना प्रिंटर स्टार्ट कर देगा, प्रिंट कर देगा, है ना। तीसरा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। जनरल कंडीशन क्या होती है कि जब बैंक आरबीआई के पास पैसा रखते हैं तो आरबीआई से उनको क्या मिलता रहता है, ब्याज प्राप्त होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, आरबीआई है और ये क्या है, बैंक है। तो अगर इसने इसको मान लेते हैं 100 रुपए दिए और 3% ब्याज पे थे, तो कुछ समय बाद जब इसको जरूरत होगी ये कितना देगा, 103, है ना, 3%। लेकिन जब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चालू होती है तो आरबीआई ये ब्याज देने की बजाय उस ब्याज को यहाँ से काट लेता है, कि मतलब अब आपको हम कितना देंगे, 97 रुपीज आपको देंगे, 3 रुपया कट करके देगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैंक की जिम्मेदारी होती है कि भाई अपने कस्टमर्स को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराए। लेकिन मार्केट में कंडीशन इस प्रकार है कि बैंक रन की स्थिति हो रही है, जो एक बार लोन ले लेता है वो लोन वापस नहीं करता है ना। तो इस पर ऐसी स्थिति में बैंक के सामने एक चुनौती ये आती है कि वो किसको लोन दे या किसको लोन ना दे। तो ऐसे में बैंक चाहते हैं, समझते हैं और करना चाहते हैं, क्या करना, कि वो आरबीआई के पास दे दें, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है लेकिन सिक्योरिटी वहां पर बनी रहती है। तो जो पैसा मार्केट में जाना था वो कहाँ चला जाता, वापस आरबीआई के पास चला जाता। तो इस स्थिति में आरबीआई क्या काम करती है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को स्टार्ट करती है। तो ये तो हो गए नॉन ट्रेडिशनल टूल्स। अब चलते हैं ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ। जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला टूल्स होता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, है ना, मात्रात्मक उपकरण। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, इसको बोलते हैं गुणात्मक उपकरण। जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, ये 8 होते हैं। इनके नाम लिख लेते हैं एक एक करके। ये 8 टूल्स कौन कौन से हैं, पहला CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा SLR, स्टेजरी लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड OM, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट बैंक रेट, नेक्स्ट रेपो रेट, है ना, डबल R, रेपो रेट। फिर नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। फिर उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और अभी 2022 में एक और उपकरण को इसमें शामिल किया गया, वो कौन सा है, SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये 8 टूल हैं जिनको आरबीआई लगातार क्या करता रहता है, यूज करता रहता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारण करने में या उसको सही रूप से चलाने में।
है ना, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्वांटिटेटिव टूल्स, अगर ये दोनों टूल्स फेल हो जाते हैं तब वो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ जाता है, जो लास्ट स्लाइड में हमने चर्चा किया था। अगर हम जो क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो ये तीन है। पहला मोरल सुएशन, मतलब कि बैंक को उसकी नैतिक जिम्मेदारियों का आभास कराती है। आरबीआई कहती है कि भाई आप बैंक हैं, आपकी जिम्मेदारी जो है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप उनको फुलफिल कीजिए। अगर इतने करने के बाद भी बैंक नहीं सुधरता है तो आरबीआई क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है। डायरेक्ट एक्शन लेती है। अगर डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है, अगर इतने के बाद भी बैंक नहीं सुधरते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी का जो उद्देश्य वो फुलफिल नहीं होता है, तो आरबीआई एक और टूल्स है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग, तो ये आज जो हमने देखे मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, और कौन सी संस्था है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्मुलेशन करने की, और कौन कौन से उपकरण उसमें यूज किए जाते हैं, ये हो गया है ना। इसके बाद इनको एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। किसको, जो क्वांटिटेटिव टूल्स है हमारा। सबसे पहले सीआरआर एसएलआर, मतलब इन टूल्स को समझने से पहले एक चीज को समझना होगा, वो है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, तो एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल होता है, अगर हम कहें सिंपल सी भाषा में, तो ये कहते हैं कि बैंक का साइज कितना है ना, बैंक का साइज कितना है। अगर मैं इकोनॉमी में लिखना चाहूं तो इसको लिख देते हैं एनडीटीएल इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम या टर्म डिपॉजिट बोल सकते हैं ना, टर्म डिपॉजिट की। जब हम बैंक के पास में जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में पैसा आया है उसको जोड़ते हैं, और उसके साथ साथ जो टाइम डिपॉजिट के रूप में पैसा आता है, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो बैंक का क्या कहलाता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट में बैंक के पास पैसा किस रूप में आता है, दो रूपों में। पहला कि भाई एक तो करंट अकाउंट के रूप में आ सकता है या फिर सेविंग अकाउंट के रूप में आ सकता है, इसको कासा बोलते हैं, है ना। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो करंट अकाउंट के रूप में आ सकता है, दूसरा सेविंग अकाउंट के रूप में आता है पैसा। और अगर हम टाइम डिपॉजिट के रूप में, टाइम डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं, तो टाइम डिपॉजिट में पैसा आ सकता है दो प्रारूपों में। पहला कौन सा, एक तो एफडी, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और उसके बाद एक पैसा आ सकता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में पैसा आ सकता है। तो एनडीटीएल आ गया समझ में कि जब हम कासा और एफडी और आरडी के पैसे को जोड़ देते हैं तो वो बैंक का टोटल साइज बन जाता है, बैंक की कुल जमा राशि बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, पहला हेडिंग डाल देंगे क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, और उसमें पहला हेडिंग डाल देंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। सीआरआर, सीआरआर क्या होता है, ये मान लेते हैं ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये मान लेते हैं कोई बैंक है। बैंक में कौन सा मान लेते हैं आप, एसबीआई मान लीजिए, पीएनबी, है ना, आईसीआईसी, एक्सिस, जो आपका बैंक हो वो बैंक आप मान सकते हैं। तो एनडीटीएल का वो भाग है ना, जो एनडीटीएल मैंने बताया ना, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का पैसा, तो एनडीटीएल का कुछ भाग बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है नगद के रूप में, है ना। तो बैंक क्या काम करती है, आरबीआई के पास नगद के रूप में कुछ पैसा रखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। मतलब अगर मैं कहूं दोबारा से, तो एनडीटीएल का वो भाग या एनडीटीएल का वह हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक आ गया ना समझ में आसानी से।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं जिसका सेकंड टूल है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, तो NDTL क्या होता है, सॉरी NDTL क्या, SLR क्या होता है? SLR होता है कि भाई, यहां समझा देता हूं, फिर से ही बनाते हैं, RBI और बैंक। तो जो SLR होता है वो होता है कि बैंक के NDTL का वह भाग जिसे अनिवार्य रूप से बैंक अपने पास रखता है, नगद के रूप में, सोना चांदी गोल्ड कैश इसके रूप में रख सकता है। मतलब यहाँ किसके पास रखता है? अगर बैंक RBI के पास रखता है तो वो क्या हो जाता है? CRR हो जाता है। अगर बैंक NDTL का कुछ भाग अपने पास रखता है, मतलब उनसे बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्यों रखे जाते हैं? वो इसलिए रखे जाते हैं कि अगर बैंक कभी क्राइसिस के दौर से गुजरे, है ना, तो जो वहां के कस्टमर्स हैं उनको कुछ पैसा वहां से चुकता किया जा सके। तो NDTL का कुछ भाग जो बैंक अपने पास अनिवार्य रूप से रखती है, SLR कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। CRR क्या है कि भाई RBI के पास रख रहा है, और SLR क्या है कि अपने पास बैंक रख रहा है। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। फिर इसके बाद एक और हेडिंग डाल देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। OMO क्या होता